गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन लर्निंग में फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर अर्थात फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने इसको 2 भागों में अध्ययन किया था। अब हम लोग आपके सामने इस तीसरा भाग मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस तीसरे भाग में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले भाग में हमने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की स्थितियां क्या थी इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। उसके पश्चात महंगाई के कारण फ्रांस के लोगों को जीने के लिए कौन कौन से संघर्ष करने पड़े इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। उसके पश्चात फ्रांस में नए मध्य वर्ग का उदय होता है और ये नया मध्य वर्ग किस प्रकार से पादरी और कुलीनों को मिले विशेष अधिकारों के अंत के लिए संघर्ष करते हैं, इसका हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में किस प्रकार से वहाँ पर 1789 में क्रांति की शुरुआत होती है और क्रांति समाप्त होने के बाद में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, अर्थात वहाँ संविधान को स्वीकृति राजा द्वारा दी जाती है। वह राजा के अधिकारों पर पूरी तरह से विधायिका का नियंत्रण स्थापित होता है। इन बिंदुओं के बारे में हमने विस्तृत जानकारी हासिल की है। इस अध्याय में हम लोग मुख्य 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि संवैधानिक राजतंत्र को समाप्त करके वहाँ पर किस प्रकार से गणतंत्र की स्थापना होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही फ्रांस में आतंक का राज किस प्रकार से स्थापित होता है, यानी कि राजतंत्र को समाप्त करने के पश्चात फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है और फिर गणतंत्र की स्थापना होने के बाद में कुछ समय के लिए फ्रांस में एक आतंक का राज वहाँ पर शुरू होता है। फिर उस आतंक के राज को समाप्त करके वहाँ पर डायरेक्टरी शासित शासन चलता है। इन 3 बिंदुओं पर हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे होती है और कैसी उस समय वहाँ पर स्थितियाँ थी। वैसे फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के बाद फ्रांस में कई वर्षों तक तनाव बना रहा था, संघर्ष कहीं न कहीं चल ही रहे थे। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन दूसरी तरफ ये लुई 16 प्रशा के राजा के साथ गुप्त वार्ता चला रहे थे और फ्रांस की घटना से वैसे यूरोप के बहुत सारे पड़ोसी देश जो थे वो भी काफ़ी चिंतित थे। उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि वहाँ के भी ऐसे राजतंत्र के खिलाफ वहाँ की जनता संघर्ष करेगी, वो उनके अधिकार समाप्त करेगी या उनके शासन को समाप्त करेगी। इसका परिणाम ये हुआ कि 1789 के गर्मियों में बाद घटने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन सभी यूरोपीय राजाओं ने फ्रांस में सेना भेजने की एक योजना बना ली, जिसमें लुई 16 भी सम्मिलित था। लेकिन योजना को अमल के पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया। जब यह प्रस्ताव पारित हुआ तो इससे प्रोत्साहित होकर फ्रांस के हजारों युवा सेनाओं में भर्ती होने लगे, इसलिए कि इस युद्ध से यूरोपीय निरंकुश राजाओं तथा कुलीनों के विरुद्ध जनता बनाम था। मतलब ये युद्ध का स्वरूप इस प्रकार से बना कि यूरोप में जो निरंकुश शासक था उनके खिलाफ प्रत्यक्ष रूप में जनता ये युद्ध कर रही थी और इस युद्ध में लोगों के होठों पर देशभक्ति के गीत थे, तराने का अर्थ होता है गीत। उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक कवि थे रॉजेट दी लाइल, इनके द्वारा रचित मार्सिले भी था ये गीत। यह गीत सर्वप्रथम मार्सिलेस के स्वयंसेवियों के पेरिस को और आगे कुछ करते हुए गाया था, इसलिए इसका नाम मार्सिले हो गया और बाद में यही मार्सिले गीत फ्रांस का नेशनल एंथम बना, राष्ट्रगान बना। इस क्रांतिकारी युद्धों से जनता को हालांकि भारी क्षति व आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी, लेकिन देश की एक बड़ी आबादी को यह लगता था
कि क्रांति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 1791 के संविधान के तहत केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार मिले थे। इसलिए ऐसे नाराज लोग अपनी नई कार्य योजना पर बहस करने लगे और इस बहस में सबसे आगे थे जैकोबिन क्लब। ये बहुत ही सफल रहा, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से पड़ा है। इस अवधि में महिलाओं ने भी अपने क्लब बनाए और फ्रांस की क्रांतिकारी युद्धों में वो भी सक्रिय हुई। इसके बारे में हम लोग और अधिक जानकारी महिलाओं के बारे में लेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य जो थे मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी कि जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे उसमें भी जो कम समृद्ध यानी कि गरीब लोग जो थे ये ज़्यादा उसमें सम्मिलित थे, जैसे दुकानदार, कारीगर, किसान, मजदूर आदि। और इसका जो जैकोबिन क्लब का एक प्रमुख नेता उस समय जो उभर कर सामने आया था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसके नेतृत्व में ही आगे की क्रांति चलाई गई। जैकोबिन लोग अलग तरह का पहनावा पहनते थे जिसे सौकुलात कहा जाता था, ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। मतलब ये लोग अपने आप को पादरी और कुलीनों से अलग दिखाने के लिए एक विशेष प्रकार का पहनावा जो घुटने तक पहनावा होता था उसे सौकुलात कहा जाता है, और पुरुषों के सर के ऊपर एक टोपी भी होती थी। इसलिए इन्होंने इस प्रकार के अलग पहनावा उन्होंने पहनने का निर्णय लिया जिसे सौकुलात कहा जाता था। आगे चलकर 1792 के गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर विशाल हिंसक विद्रोह की एक योजना बनाई। 10 अगस्त 1792 को सुबह ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षक को मार डाला गया और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और इस जैकोबिन क्लब ने 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि जब संविधान बनाया गया था 1791 में, उस समय केवल उन्हीं पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया जिसकी उम्र 25 से अधिक हो और वो व्यक्ति कम से कम 3 दिन की मजदूरी का कर अदा करता हो। लेकिन जैकोबिन क्लब ने क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया। ध्यान रहे, इन्होंने भी महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया। इसके बाद में नवनिर्वाचित असेंबली जब चुनाव कराए गए, उस असेंबली को उन्होंने कन्वेंशन नाम दिया। दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो जैकोबिन क्लब के नेतृत्व में स्थापित हुई थी और इसको कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणराज्य घोषित किया। तो देखिए प्यारे बच्चों, 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हुआ। जो संवैधानिक राजतंत्र के रूप में क्रांति के बाद स्थापित हुआ था वो पूर्ण रूप से समाप्त हुआ और अब फ्रांस एक गणराज्य रिपब्लिक स्टेट करके वहाँ पर उभर कर सामने आया। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। कुछ सालों बाद रानी मेरी एंतोइनेट का भी यही हश्र हुआ। इस प्रकार फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र राष्ट्र बना। अब हम देखेंगे कि जब फ्रांस गणतंत्र राष्ट्र बना उसके पश्चात और क्या स्थितियां फ्रांस में निर्माण हुई। प्यारे बच्चों, जब फ्रांस गणतांत्रिक राष्ट्र बना उसके बाद में वहाँ पर कुछ समय के लिए एक आतंक का राज चला। वो आतंक का राज किसने चलाया था उसके बारे में हम लोग
विस्तृत जानकारी देखेंगे। प्यारे बच्चों, सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस में आतंक का युग कहा जाता है। और इसमें जैसे आप लोग जानते हैं, जिस जैकोबिन क्लब के रोबेस्पियर ने फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की थी, वही रोबेस्पियर इस आतंक राज का नेता था। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र एवं रोबेस्पियर के कार्यशैली से जो भी नाराज थे, उन्हें वो शत्रु मानता था, उन्हें वो गिरफ्तार करके जेल में डाल देता था, उस पर मुकदमा चलाया जाता था और दोषियों को गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया जाता था। प्यारे बच्चों, गिलोटीन एक फांसी देने वाला 2 खंभों पर एक आरे की मशीन होती है, जिस मशीन से उस व्यक्ति का सर कलम किया जाता है। और इसका आविष्कार जो है, निर्माण जो है, डॉक्टर गिलोटीन ने किया था, इसीलिए इसको गिलोटीन ही नाम दिया गया है। रोबेस्पियर के नेतृत्व में जो सरकार स्थापित हुई थी, उन्होंने उस समय फ्रांस में कई सारे परिवर्तन किए। इसमें सबसे पहले रोबेस्पियर ने क्या किया, देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय की गई। तो सबसे पहले रोबेस्पियर ने एक कानून बनाया और उसमें किसी भी व्यक्ति को मजदूरी कितनी देना है और वस्तुओं की कीमतें उन्होंने अधिकतम सीमा उन्होंने तय की, उससे ज़्यादा सीमा पर वो वस्तुएं नहीं बेच सकते थे। बहुत ही अच्छा एक फैसला था ये। दूसरी, उन्होंने जो परिवर्तन किया था, किसानों को अपना अनाज तय कीमत पर बेचने के लिए उन्होंने बाध्य किया। ठीक है, यानी कि सरकार द्वारा अनाजों की कीमत तय होती थी और किसान उस तय कीमत पर ही अपना अनाज बेचते थे। तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट और एक परिवर्तन, महंगे सफ़ेद जो आटे के इस्तेमाल पर उन्होंने प्रतिबंध लगाए और साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी को खाने के लिए सभी को लिए अनिवार्य किया। इसके बाद में नेक्स्ट परिवर्तन उन्होंने जो किया, बोलचाल और संबोधन में जो परंपरागत शब्द थे वहाँ पर, जैसे मांशूर या महोदय एवं मादाम, जिसे महोदया कहा जाता था, उसके स्थान पर उन्होंने पुरुषों को सितोयेन यानी कि नागरिक और महिलाओं को सितोयिन नागरिका करके संबोधित किया जाने लगा। अर्थात महोदय के स्थान पर सितेयिन और महोदया के स्थान पर नागरिका, ठीक है, या सितोयिन, ये शब्द प्रयोग उन्होंने शुरू किए। आगे चलकर उन्होंने चर्चों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया और जो चर्च के भवन थे उनको उन्होंने बैरक और दफ्तर बना दिए गए। रोबेस्पियर की ये जो एक सख्त और नियंत्रण की जो नीति थी, इसके कारण कुलीन पादरी लोग तो नाराज थे ही, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सदस्य, उनके समर्थक भी काफ़ी नाराज हुए और अंततः जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और जिस रोबेस्पियर ने अपने शत्रुओं को मारने के लिए गिलोटीन बनाया था, वही गिलोटीन पर उसे लटका दिया। इसके बाद में वहाँ पर डायरेक्टरी शासित, वहाँ पर एक शासन की शुरुआत होती है। प्यारे बच्चों, आपने देखा था कि इसके पहले जो हमने आतंक राज जो रोबेस्पियर के नेतृत्व में शासन फ्रांस में स्थापित हुआ था, उसमें एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित हो गई थी, यानी कि एक प्रकार से वो निरंकुश शासक बन गया था। और इसीलिए इसे समाप्त करने के लिए वहाँ पर एक डायरेक्टरी शासन स्थापित किया गया। सबसे पहले जैकोबिन सरकार के पतन के बाद में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। मतलब मध्य वर्ग के जो संपन्न मतलब अमीर लोग जो थे, उनके पास फ्रांस की सत्ता आ गई। उन्होंने नए संविधान में संपत्तिहीन तबकों को मताधिकार से वंचित किया गया। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने देखा था रोबेस्पियर ने 21 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया, लेकिन
इस डायरेक्टरी शासकों ने क्या किया, देखिए कि संपत्तिहीन तबकों को मताधिकार से वंचित किया। मतलब जिसके पास संपत्ति नहीं या 3 दिन के मजदूरी के बराबर जो कर अदा नहीं कर सकता है, उन्हें मताधिकार से वंचित किया। नए संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का इन्होंने प्रावधान किया डायरेक्टरी शासन में। इन परिषदों ने क्या किया, 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका, जिसे डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने नियुक्त किया। इस प्रकार एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, जो रोबेस्पियर के साथ हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो कार्यपालिका होती थी, इनका डायरेक्टरी के साथ यानी कि डायरेक्टरों के साथ आमतौर पर झगड़ा होता था, और ऐसे समय में ये जो विधान परिषद होती थी, ये विधान परिषद डायरेक्टरों को बर्खास्त कर देती। और इसी का परिणाम क्या हुआ, इस समय फ्रांस में कई सारी राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हुई, और इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा बाद में नेपोलियन बोनापार्ट लेता है, और वो भी कुछ समय के लिए फिर से फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना करता है। लेकिन उसके कुछ सुधार बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, जिसको आगे हम लोग विस्तृत में देखेंगे और विशेषता यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। सरकार के स्वरूप में परिवर्तन के इस दौर में स्वतंत्रता और विधि सम्मत समानता और बंधुता प्रेरक आदर्श बने रहे। मतलब इस प्रकार के राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भी या सरकार के स्वरूपों में हमेशा परिवर्तन हुए। जैसे हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, बाद में गणतंत्र स्थापित हुआ, बाद में रोबेस्पियर के जाकोबिन क्लब के नियंत्रण में वहाँ पर एक अलग सरकार बनी थी, बाद में आतंकराज की सरकार उसी की थी, और डायरेक्टरी की सरकार। ऐसे सरकार के स्वरूपों में परिवर्तन हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस की क्रांति से निर्मित जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो 3 तत्व थे, ये 3 तत्व पूरे देश में जनता के सामने आदर्श बने रहे। और इतना ही नहीं, इन तत्वों ने यूरोप के तथा विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया है और उन्हें प्रेरणा दी है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति के कुछ प्रतीक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसको थोड़ा हम देखते हैं। टूटी हुई जंजीर एक आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। छड़ों का बच्चीदार गट्टा एकता में ही बल। आप लोग जानते हैं गट्टर कभी टूटता नहीं। त्रिभुज के अंदर रोशनी विकीर्तियाँ ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक यानी कि राजा का प्रतीक माना जाता है। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप सनातनता का प्रतीक माना जाता है, यानी कि जो राजा लोग थे, निरंकुश था, उसके समर्थक वो कभी अपनी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लाल फ्राइजिन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी है ये। जब वो गुलामी से पूरी तरह से स्वतंत्र हुए तब ये टोपी पहने जाती थी। उसके बाद में नीला सफ़ेद लाल रंग फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। डैनो वाली स्त्री देखिए, कानून का मानवीय रूप है और विधि पट कानून सबके लिए समान है। इस प्रकार से ये फ्रांस के प्रमुख 3 बिंदुओं को हमने देखा। इसके प्रमुख प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, जैकोबिन क्लबों पर एक नोट लिखो, रोबेस्पियर सरकार ने कौन से परिवर्तन किए, और डायरेक्टरी शासन पर एक नोट लिखो। और धन्यवाद। फिर चौथे पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।